बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे उस शख्सियत के हवाले से जिसने जम्मू कश्मीर की गलियों में एक नया सियासी बहरान खड़ा किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुलाम नबी आज़ाद साहब की। 50 साल से लगातार एक घर के अंदर रहे, कांग्रेस के हाथ के साथ रहे, लेकिन 50 साल के बाद आखिरकार कांग्रेस ने हाथ का साथ क्यों छोड़ा? सबसे बड़ा सवाल है, क्या आज़ाद बीजेपी हैं या आज़ाद हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। इन्हीं सवालात के हवाले से आज हमने ये मुनासिब जाना कि हम बात करें कांग्रेस के उस लीडर से जो आज तक कभी भी कंट्रोवर्सीज़ में नहीं रहे हैं, जिन्होंने आज तक कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल बयान किसी के खिलाफ नहीं दिया है। मैं बात कर रहा हूं ताज मोहिद्दीन साहब की। सादा तबीयत के इंसान हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है सियासी लिहाज से या अपने करियर के दौरान। जी हाँ, मैं बबांगी दौलिया कहता हूँ, सारे सियासतदानों को मैंने देखा है, लेकिन ताज साहब की जिस तरह से तबीयत सादा है, जिस तरह से ये उड़ी की आवाम की खिदमत करते आए हैं आज तक, या रियासती सियासत में एक अहम किरदार भी निभाया है बतौर मिनिस्टर, बतौर एक बड़े लीडर, वो वाकई काबिल दीद भी है और काबिल तारीफ भी है। लेकिन आज मैं जानना चाहूँगा इसी शख्सियत से कि आखिरकार आज़ाद का जो तजाद है, ताज साहब आपने भी आज़ाद के साथ अपनी वफादारी का इजहार किया है, वजह क्या है? ये सवालात आज हम ताज मोहिद्दीन साहब के सामने रखेंगे। ताज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी फरमाइए। ताज साहब, जिस तरह से मैंने आगाज़ में ही कई एक सवालात पूछे, मेरे ख्याल में आप बखूबी उन सवालात पर गौर भी करते होंगे और आपने यकीनन इन सवालात के हवाले से ये भी मुनासिब समझा होगा कि मैं आवाम को आज ज़रूरी इन सवालात का जवाब दूँ। कैसे शुरू करें? मैं समझा कि आप तमहीद बांध रहे हैं, तो आपने सवालात किए थे। मैं सीधी सी बात कहूँ, जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में इज्जत रहना नहीं। मैं एक छोटा सा रियासती कारकुन हूँ। 2014 तक हमारी मैडम सोनिया गांधी से और लीडरशिप से बहुत बनती थी, यानी यहाँ तक कि 1999 में मैडम मेरे घर आई यहाँ। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो भी मेरे पूरा मुझे। आप सोनिया गांधी की बात? जी हाँ, वो भी उनका हाथ जो था हमेशा मेरे साथ मेरे सर पे रहा। राजीव गांधी से लेके सोनिया गांधी तक, यानी राजीव गांधी से ने मुझे इंडक्ट किया, उसके बाद नरसिम्हा राव आए, उन्होंने हौसला अफजाई की। बीच में सीताराम केसरी रहे, उनका मिजाज हमसे मिलता नहीं था तो उनको हमने उल्टाया। मैं भी उनमें शरीक था और सोनिया जी को ला के बिठा। जी हाँ, हमने बिठाया। राजेश पायलट थे, दूसरे थे, सब थे। हमने उसे, और ये घर जो आप देख रहे हैं, ये 90s में मेरे बच्चे जो हैं वो जम्मू थे, तो ये गेस्ट हाउस बना था कांग्रेस लीडर्स का। हाँ, सारे जो आते थे, मतलब इतनी हमदर्दी थी? यानी हमदर्दी भी थी, दोस्ती भी थी, और यहाँ प्रोटोकॉल देता नहीं था फारूक अब्दुल्ला। नेचुरली पावर में नहीं थे तो प्रोटोकॉल नहीं मिलता था, तो यहीं रहते थे। राजेश पायलट तो यहीं होते थे, जब भी आए तो मेरे पास ही ठहरते थे। उनकी दोस्ती तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा थी। और उड़ी का जो मकान है उसकी बुनियाद जो है वो राजेश पायलट और उनकी फैमिली और सारे बच्चे उस वक्त आए थे। तो एक शफकत का माहौल था। 2014 तक यही रहा।
उसके बाद बदलने लगा। राहुल जी के पास जो कमांड आई वो इनडिफरेंट हो गए, कश्मीर से भी इनडिफरेंट हो गए। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। 2014 तक अगर ताज साहब, आज़ाद साहब एक दूसरे के साथ ठीक थे, जमात ठीक थी, लेकिन राहुल गांधी तो, कल तो आप बेटा समझ रहे थे ना राहुल गांधी को, तो आज क्या? तो मगर इनडिफरेंट बिहेवियर हो गया, और खासकर कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर को बड़े बड़े वेटरन्स हुआ करते थे जो जनरल सेक्रेटरीज आते थे, अंबिका सोनी, ये अपना अहमद पटेल, आपके पृथ्वीराज चौहान, KN सिंह और बहुत शिंदे, ऐसे ऐसे थे। एंड कश्मीर वॉज टेकन सीरियसली। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, दे स्टार्टेड कश्मीर को जैसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, हमें भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। आई थॉट कि ये वजह है कि कश्मीर में ज़्यादा पार्लियामेंट की सीटें नहीं हैं, तो दे वांट पार्लियामेंट सीट्स, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द पार्लियामेंट सीट्स देन द असेंबली सीट्स। और वही वजह हुई कि हम डिफरेंट इनके साथ रहते रहे, इन डिफरेंट एटीट्यूड, मनमानी से बना देना प्रेसिडेंट, पूछा ही किसी के साथ नहीं। ये बड़ी बात है ना, मनमानी से प्रेसिडेंट बना देना। वकार रसूल के खिलाफ हैं आप? बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि उसको पूछ के नहीं बनाया गया। अच्छा, पूछ के नहीं बनाया। आप समझे? लेकिन नाम चार हैं हमारे सोर्सेज के मुताबिक। नहीं ताज साहब, ये तो चार नाम दिए हैं आज़ाद साहब ने। आई बिलीव इन डेमोक्रेटिक देश। मैंने 600 मेंबर्स दिए, समझे, और सबसे ज़्यादा डेलीगेट मेरे आने चाहिए। यहाँ जिसने ये भी नहीं दिया, एक बुक भी नहीं दी, वो भी डेलीगेट है। तो ये समझ नहीं आया मुझे। एक दिन वन नाइट मॉर्निंग आई हियर कि एक एक ब्लॉक से एक एक नाम दे दो जी PCC का। मैंने कहा भाई हमने तो मेंबरशिप की है, उस हिसाब से जितने हमारे आएंगे वो जाएंगे, और इसी तरह बाकी चीज़ होगी। डेलीगेट सेशन बुलाइए और उसमें आप चूज़ कर लीजिए। नहीं जी बाकी जगह नहीं हो सकी मेंबरशिप। अरे बाकी जगह नहीं हो सकी मेंबरशिप तो फिर काहे को आप नॉमिनेट कर रहे हो? ये पहला मेरा पॉइंट था, ये कुछ दिनों की बात। तो गधे और घोड़े में कोई इम्तियाज ही नहीं है। जो बैठा रहा, जिसने कोई मेंबरशिप ही नहीं की, और हम मर गए सर्दियों में उन बड़े पहाड़ों पे लोग भेज भेज के कि भाई मेंबरशिप भेजो, लिए आपने वापस भेजो, तो इनको कोई असर ही नहीं। तो इस किस्म की चीज़ें बढ़ती गई। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला ना। अगर चार अरे नाम मैं चल रहा हूँ, अगर उसी पे चल रहा हूँ। आज़ाद साहब 4 नाम कैसे दे सकते थे? मैं उनसे भी गिला है, वो कैसे दे सकते थे? ये तो डेलीगेट से मनाना था। अगर आप, आज़ाद साहब को भी गलत मानते हैं वहाँ पे? मैं मानता हूँ कि उनके 4 नाम देने से तो वो तो आर्बिट्ररी हो गया। और जब हम खुद कहते हैं कि इंटर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी तो नहीं थी। हमें दिल्ली बुलाया गया, बोलिए जी क्या बोलते हैं। वहाँ भी मैंने यही बोला कि इलेक्शन करवाइए, जो बनेगा वो बनेगा। बात तो ये है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्लॉक, और ब्लॉक से ऊपर होता होगा PCC प्रेसिडेंट तक चढ़ेगा। नॉमिनेट करने का क्या मतलब है, मुझे ये समझाइए। लेकिन उसमें आज़ाद साहब के कद का ख्याल रखा कांग्रेस ने। उन्हीं 4 नामों में से एक नाम आज़ाद साहब को इज्जत दी, आज़ाद साहब को इज्जत दी। ताज साहब, इस एंगल से आप क्यों नहीं देखते हैं इसको? मैं इस एंगल से इसलिए नहीं देखता कि आज़ाद साहब भी शायद इन्फ्लुएंस पे आ गए। उन्होंने खुद लिखा था कि इंटर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और कांग्रेस के ये लोग जो हैं वो बाय
डेमोक्रेटिक में राइट फ्रॉम द ब्लॉक बनने चाहिए, ब्लॉक के इलेक्शन होने चाहिए, उसके बाद चला। यही तो कंट्रोवर्सी थी जिनको आप G23 कहते हो, वो क्या थी कि ब्लॉक लेवल से कभी इलेक्शन हुए ही नहीं। तो ब्लॉक लेवल से अगर इलेक्शन नहीं हुए हैं तो नॉमिनेशन के क्या फ़ायदा। तो उन्होंने कहा फिर तो जब कुछ भी नहीं है तब कुछ हो, इसलिए शायद उन्होंने नाम दे दिया। बातें हैं आज़ाद साहब के स्टेचर पे, चूँकि बहुत सारे लोग, ये शायद आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया का ज़माना है आज, वो पुराना ज़माना गया, आपने रिएक्शंस देखी होंगी। लोग ये समझते हैं कि आज़ाद साहब को सब कांग्रेस ने दिया, आज़ाद साहब को ज़मीन से आसमान तक कांग्रेस ने पहुंचाया, लेकिन उसी कांग्रेस के साथ 50 साल के बाद क्या धोखा बनता है ताज साहब, अगर आपसे भी पूछा जाए? ये सवाल तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो कि 35 साल से। सुनिए, देखिए 50 साल इनकॉम्पिटेंट आदमी कभी ऊपर नहीं जा सकता। आज़ाद साहब की कुर्बानी है, गिर मारता हूँ। आज़ाद साहब पे 26 अटैक, 26 वो 26 कह रहे हैं, मैं 30, मुझे 30 का पता है, पंजाब में हुए, पंजाब में हुए। आप समझे, वो पंजाब में हुकूमत बन के निकले, वो उनको उसी वक्त अल्सर भी हो गया, उस अल्सर फट गया, 29 दिन वो इसमें रहे। कश्मीर पे उन पे अटैक हुए, अटैक, मिलिटेंट अटैक, मिलिटेंट अटैक 5-6 बार उन पे मिलिटेंट अटैक हुआ। 5 सीटें थी आपकी आंध्रा में, 35 पर पहुंचा दी। आपने इंचार्ज बनाया तमिलनाडु का, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, तो वहाँ पे भी अच्छी सीटें ली। केरला का बनाया तो वहाँ भी अच्छी ली। पांडिचेरी भेजा तो वहाँ भी अच्छी ली, वहाँ भी चीफ मिनिस्टर बना के आए। तो उन्होंने मेहनत की। और क्या आप समझते हो कि एक इनकॉम्पिटेंट आदमी 50 साल तक अपनी इनकॉम्पिटेंस लेके चल सकता है? उसमें कोई ना कोई चीज़ तो थी ना जो उनको चली। कोई किसी पे एहसान नहीं करता, पार्टी किसी पे एहसान नहीं करती, पार्टी इज रिपेड। सुनिए, जब आप इलेक्शन जीत के आते हो 90% उसमें आपकी अपनी कारकर्दगी होती है। आज़ाद साहब ने कोई इलेक्शन जीता है क्या? क्यों नहीं जीते? ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा के हवाले से आज़ाद साहब ने लास्ट टाइम लड़ा तो वो हार गए। नहीं नहीं, आज़ाद साहब ने महाराष्ट्र से भी इलेक्शन जीता था। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में उन्होंने क्यों नहीं जीता? भद्रवा का इलेक्शन जीता, भद्रवा का इलेक्शन जीता और रिकॉर्ड मार्जिन से जीता। लोकसभा इलेक्शन जो लास्ट टाइम, लोकसभा इलेक्शन में 20,000 की कमी रह गई क्योंकि वो हिंदू बैकलैश, वो मुसलमान को नहीं चाहते थे। तो भी 20,000 की कमी 5 लाख वोटों में कुछ नहीं होती है। ये चीज़ें जो हैं ये गिनवाई जाती हैं। आप कहते हो एहसान किया, हमने पार्टी बनाई, पार्टी लोग कहते हैं, लोगों का रिएक्शन जो इस वक्त, वो भी यही कहेंगे ये 35 साल के बाद निकला। तो मैं पूछता हूँ कि पार्टी कहाँ थी 90s में? जिस वक्त ताज मोहिउद्दीन, आपने डिक्लेयर किया कि मैं निकला। मैं तो निकल चुका हूँ। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे लिए, अभी तो आपने सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया। नहीं नहीं, मैं निकल चुका हूँ। कल मैंने कॉरेस्पॉन्ड ये दे दी। कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें नाराज़गी का इजहार किया था आपने? नाराज़गी का नहीं, मैंने साथ कहा क्या ये रिजाइन फ्रॉम द बेसिक मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस, और मैं निकल चुका हूँ और रिजिग्नेशन जा चुकी है। नहीं, मैंने सोचा था कि आपके सीने में अभी भी दर्द है कांग्रेस का। देखिए, दर्द तो हमेशा रहेगा, एक चुभन रहेगी। अच्छा, रहेगी, चुभन रहेगी, ऐसी बात नहीं। स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? खून दिया, अपना खून दिया, कांग्रेस के लिए खून दिया, लोगों ने तो नहीं दिया। हम पे हमले हुए, I was left dead. It was taken to, I was taken to army hospital. तो ऐसी चीज़ें हुई, गोलियां यहाँ से निकल गई, कोर्ट के बीच में से निकल गई, कोर्ट एज ट्रॉफी रखा हुआ। तो हमने तो खून दिया हुआ है, हमने खून से ये कांग्रेस 90s में बनाई है। फिर जाके आपने 2002 में आप जीत गए इलेक्शन।
तो ऐसे वैसे नहीं था। तो अगर कांग्रेस ने हमें इज्जत दी, हमने खून दिया। साहब एक और सवाल है जो बाकी सियासी जमातें हैं, आपको ये अप्रीहेंशन है कि आपने आज़ाद साहब के साथ वफादारी का इजहार किया, या आपको आज़ाद साहब में एक अपकमिंग लीडर लगा कि जम्मू कश्मीर की हिफाजत शायद आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं डर है कि जिस तरह से टैगिंग आपको की जा रही है, चाहे अल्ताफ़ बुखारी साहब की बात करें या बाकी जो जमातें हैं, वो भी आपको टैग कर रहे हैं कि ये जनाब शायद बीजेपी ए फॉर आज़ाद, ए फॉर ए टीम? मेरी बात सुनिए, सबसे ज़्यादा मिर्ची जो है वो लगी अल्ताफ साहब को। आपने तो ख़त्म कर दिया उनको। मेरी बात सुनिए, जितने भी हमारे गए थे सब इन कांटेक्ट हैं और बारी बारी आ रहे हैं। अभी आपने शोएब को तो अभी देखा और बाकियों को भी आप देखेंगे, ये सब अभी इनके साथ हैं। अरे जो बारामती का कुंभा जोड़ा था ना, चोरी करके ले गए थे हमारे एमएलए, वो एमएलए वापस आ रहे हैं। वो सब वापस आ रहे हैं। तो इसलिए तो वो कोई रहा नहीं। वो कह रहे हैं क्या हो गया, ये कुंभा जोड़ा था, इसकी ईंटें तो सारी निकल गई। वो निकल जाएंगी। तो आपको ये लग रहा है कि ये पार्टियां जो हैं हाल ही में बनी बिखर जाएंगी? ये टोटल कोलैप्स होगा भाई। आपका इनहेरेंट कोई नहीं है इसमें। आपने जीत के कोई तो लाया नहीं हुआ। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि इन्होंने भी डाका डाला है? इन्होंने तो डाका डाल के लिए थे ना, हम तो वापस ले रहे हैं। अच्छा, हम तो माले मसरू का बरामद कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, आप अपना माल वापस ले। वापस ले रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे कुछ भी। अच्छा, और वो वापस आ रहा है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब जो था ए फॉर आज़ाद। हाँ, मैं आपसे बोलूं, मैं कसम खा चुका हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाँ, कसम खा चुका हूँ कि इसमें नहीं है। आज़ाद साहब ने भी आज कह दिया कि हमें कोई वास्ता नहीं है। अब सर्टिफिकेट अगर चाहिए कि जिस दिन मुझे पता चलेगा कि हमें बीजेपी के साथ कोई सुन है, आई विल बी द फर्स्ट मैन टू लीव दिस। आप सर्टिफिकेट देंगे इसकी? मैं निकल जाऊंगा, पार्टी छोड़ दूंगा। तो यू आर टेकिंग ओथ कि अगर टेकिंग ओथ कि जिस दिन भी मुझको महसूस हुआ कि हमारी कोई गांठ साठ बीजेपी के साथ, हाँ, बिल्कुल नहीं है। जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझने वाले, चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल रखने वाले, प्रोटोकॉल तो चीफ मिनिस्टर का था अल्ताफ साहब का, वही पूछता था। मैं तो 12 साल यार रहा, मेरी जेड से वाई कर दी और तुम्हारी वाई से जेड प्लस कर दी। कमाल, किस बात पे? वो अफसर सलाम अलैकुम, एक काम करो, कर देते। वो तो ही वॉज बिहेविंग लाइक ए चीफ मिनिस्टर। अब जब उसने देखा इमारत गिर रही है तो वो पीटने लगा। तो मिर्ची तो लगेगी ना, मैंने तो नहीं लगाई। ताज साहब, अब बाज़ाब्ता तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि एक पार्टी आ रही है, कौमी सतह, मुल्की सतह की पार्टी आ रही है। ये किस हद तक सही है? क्या इसका आगाज? सही है ना, आगाज कश्मीर, जम्मू कश्मीर से होगा और इसी नाम पे फिर बाकी जुड़ते जाएंगे। जो G20 नहीं रहा है, G30 बन चुका है। हाँ, ये G30 के जो हैं वो अपने अपने प्रोविंसेस में इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में आपका क्या ख्याल है? क्या किन मुद्दों पे आप अवाम के पास जाएंगे? आपकी जो शख्सी आज़ादी है, इस वक्त तो हमारा जो बार बार मुझे याद आ रहा है, फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, वो उसे लिखा था जब अयूब खान हुकूमत थी। जेल में थे शायद। जेल में नहीं थे, जेल से बाहर छूट के आए थे। तो उन्होंने कहा था, निसार तेरी गलियों पे है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, घर कोई चाहने वाला तो आपको निकले, नजर चुरा के चले, जिसको जाम बचा के चले।
क्या आपको ये श्रीनगर में ये नजर नहीं आ रहा? क्या सर उठा के चल सकते हो? क्या जगह जगह नाके पे रोका नहीं जाता? आपकी तौहीन नहीं होती? यही चीज है। इसी इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्टोर, इंडिविजुअल फ्रीडम, कश्मीरियत को रिस्टोर करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी नफ्स देना चाहते हैं। दफ़ा 370 के लिए कोर्ट में लड़ना चाहते हैं। हल चाहते हैं। यहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, डंडे से नहीं प्यार से, कि वो हमसे छीन के ले सकें जैसे करते थे, वो बनाना चाहते हैं। और बताइए और क्या बना सकते हैं? हमारा विजन भी यही है। डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते हैं। फौजों को कहते हैं कि बैरक्स में चले जाओ। तो ये भी आपके मुद्दे में बाज़ाब्ता शामिल है। ताई साहब, आखिरी कुछ सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जहाँ तक PAGD का ताल्लुक है, चूँकि कांग्रेस भी एक इकाई है, एक हिस्सा बनी है PAGD की, जहाँ तक मुख्तलिफ मामलात के हवाले से हम बात करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आज़ाद साहब या ताज साहब जैसे सीनियर लीडर, बहुत सीनियर लीडर हैं जिनका एक तजुर्बा है, तो इस हवाले से आप कोई सुझाव या कोई राय देना चाहेंगे PAGD को, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, महबूबा? देखिए, मैं उनसे क्या कहूँ। फारूक साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, फैमिली रिलेशन है। महबूबा बेटी की तरह है, क्योंकि उनके वालिद साहब के साथ मेरे मरासम बहुत ज़्यादा थे। तो उनको कहते हैं तुम भी चलो, हम भी चलें, मंजिल एक है, लेके रहेंगे। समझ गया? जी जी बिल्कुल। तो आपका इशारा है कि हम उनको बाज़ाब्ता तौर पर दावत देना चाहते हैं कि इकट्ठे चलने का रास्ता है। नहीं, चले अपने अपने रास्ते पे पहुंचेंगे तो एक ही जगह ना। मंजिल आपकी एक ही है। मंजिल एक है। तो इशारों इशारों में ये आपने उनको कह दिया। नहीं, इशारों में नहीं, हमें कोलेशन की अभी कभी ज़रूरत पड़ी तो इन्हीं के साथ करेंगे। नहीं, ये तो बड़ी बात है, अगर कोalition करनी पड़ी इन्हीं के साथ करें। इन्हीं के साथ करेंगे और किन के साथ करेंगे? बाकी लोगों के साथ बिल्कुल भी कौन बीजेपी के साथ आप समझ लो करनी है? वो सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर किसके साथ करेंगे? ना बीजेपी, आप क्या समझते हो कि ये कोई सीट ले लेंगे? ये जो दो जमातें हैं, ये कोई सीटें लेंगे? एक तो PC है, एक ये है, जिन्होंने इनकार कर दिया कि 25 लाख वोटर पर हम बात ही नहीं करेंगे। हमने सीधी प्राइम मिनिस्टर से बात की। अरे भाई, आप बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो आप उसके खिलाफ हैं? किसके? 25 लाख जो भी। बिल्कुल, हम कहते हैं कि जो कानूनी तौर पे बनेगा वही बन सकता है। उसके लिए प्रोसीजर है, प्रोसीजर को नहीं कर सकते। अगर आप रूल्स भी देखो तो रूल्स के मुताबिक वो अपनी वहाँ की शिनाख्त को बंद करेगा, यहाँ वोट दर्ज करेगा, राशन कार्ड रहेगा, प्रूव करेगा मेरी रेजिडेंस है, फिर BLO के पास जाएगा और फिर BLO उसका नाम लिखेगा। बिल्कुल ताज साहब, बहरहाल हमने रियासती सतह पे ये सारी बातें की। अब थोड़ा सा लास्ट सवाल मैं उड़ी के हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप कभी नहीं भूलते उन लोगों को। सर्दियों में भी हमने देखा लास्ट टाइम कि आप वहीं पे रिहाइश पजीर थे उन लोगों के दरमियान। तो उड़ी के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं जो आपने गुज़िश्ता वक्त में भी कोशिश की थी हल करने की, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या कहेंगे इस बात से? देखिए, when there is nothing, you build something, you need something. वहाँ 75 किलोमीटर सड़कें थी, 1075 करने के बाद भी अभी ज़रूरत है। 1075 किलोमीटर सड़क अभी भी ज़रूरत है। अभी कई इलाके 98% इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद 2% अभी और करनी बाकी है। 95% वाटर सप्लाई देने के बाद 5% अभी और देनी है। तो ये एक चलती हुई चीज़ है।
कॉलेज भी दिया, गर्ल्स कॉलेज भी दिया, इन्हीं हायर सेकेंडरीज भी दी और हायर सेकेंडरीज भी दी। तो कोई शोबा बाकी नहीं रखा। 5 बड़े अस्पताल, 6 बड़े अस्पताल, 50 बेडेड हॉस्पिटल्स उड़ी में दिए। और आप जाके देखिए वो अस्पताल क्या बने। एक सुल्तान लकीर में बना है, एक मोरा में बना है, एक इधर दनी सईदा में बना है, एक इधर बना है क्या कहते हैं त्रिकांजन में, और एक बना है पैलीपुरा में, और एक बना है बीबीआर में। Go and see the buildings, 50 bedded hospitals. तो अभी क्या चैलेंज है आपके लिए, सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम लफ्ज़ों में समेट लें? उड़ी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो ताज मोहिद्दीन की विजन है कि आने वाले 5 सालों में अगर आपको मौका मिलता है आवाम की खिदमत करने का, असेंबली इलेक्शंस नज़दीक हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। यही है। अच्छा, ये आवाम के नाम। हाँ, ये तो चलता है, चलता हुआ रहेगा। किसी को सड़क मिल गई तो कहेगा बस भी मिले, बस मिल गई तो कहेगा कार भी मिले। तो एक चलती हुई चीज़ है। कोई रोजगार की तलाश में, हाँ, कोई किसी भी चीज़ में है तो ये रहता है, इट इज़ नेवर परफेक्ट। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताज साहब। आखिर पे क्या पैगाम रहेगा आवाम के नाम? कि वंद चली शीन गली बेई बहार। ये इस वक्त के जो हालात हैं, हाँ, तो यू आर गिविंग अ पॉजिटिव, बिल्कुल बिल्कुल। एक पॉजिटिव आप समझते हो कि कश्मीरी का ये मुहावरा ज़रूरी था, यानी बर्फ़ पिघलेगी बाहर फिर आएगी, बाहर फिर आएगी। इंशाल्लाह, घबराने की जरूरत नहीं। आपने घबराना नहीं है। ये ताज साहब का एक बहुत बड़ा बयान आज हमारे सामने आ गया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वंद चल शीन गल बेई बहार, यानी जो हालात, जिन हालात से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, मखदूश कुन सूरत हाल है। इन्होंने कहा कि एक शख्सी आज़ादी के हवाले से, इंडिविजुअल फ्रीडम के हवाले से इस वक्त डर है, तौहीन हो रही है। तो इन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके मुताबिक इनकी जमात जो ग़ुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ ऐसे बड़े सीनियर लीडर हैं, ये जम्मू और कश्मीर की हर गली, हर कोने, हर नगर, हर डगर, हर शहर, हर गांव जाके अवाम में एक पॉजिटिविटी, अवाम में एक खुद इन्हिसारी और ख़ुद मुख्तारी की बात करेंगे कि किस तरह से एक अवाम ही खुद मुख्तारी की ज़ामिन होती है। एक अवाम से ही इंसान इस मुआशरे का मुस्तकबिल अच्छा बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। उमर शफ़ी के साथ मैं शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए।